आवाज साफ नहीं आ रही। अब आ रही है। क्या हुआ सर? एल्बिडो कराना है। थोड़ा सा कम। अब सही है। ठीक है, मिस लड़कर बार बार वापस आ रही थी। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में लिखना एल्बिडो। एल्बिडो के अगर केस में देखें, इंक देखना। अभी भी नहीं आ रही। सर अपनी ड्यूटी पर हैं। ठीक है। इंक नहीं है। चलो देखो, एल्बिडो के केस में अगर देखना चाहें, पृथ्वी की सतह को लो। प्रकाश के परावर्तन के केस में हम क्या देख रहे थे कि लाइट आ रही थी और यहां से टकराकर वापस जा रही थी। कंफर्म? प्रकाश के परावर्तन के केस में हमने यही देखा था। हटा दूं? एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता आवाज पीछे तक यूं ही पहुंच रही हो। आवाज आ रही है? ठीक है, यूं ही ठीक है आप लोगों के लिए। वैसे जब सभी लोगों ने शांति बना रखी है तो आवाज तो आएगी ही। ठीक है, ये सादा बात का है। ठीक। देखो, एल्बिडो के केस में हमें क्या देखना है? प्रकाश जब यूं आ रहा था तो टकरा कर वापस जा रहा था, तो आप इसे प्रकाश का परावर्तन कह रहे थे। ठीक। नेक्स्ट चीज अगर चेक करें, एक ब्लैक कलर की रोड बनाई जाए। ब्लैक कलर की रोड पर भी तो यह प्रकाश यूं ही पड़ रहा होगा। ठीक। अगर ऊंचाई पर चलें तो देखो, कहीं पहाड़ों पर बर्फ भी तो दिखाई दे रही होगी। ठीक। इस बर्फ पर भी अगर प्रकाश पड़े तो रिटर्न होकर वापस जा रहा हो। इन्हीं चीजों को हमें चेक करना है कि यहां पर क्या हुआ और यहां पर क्या हुआ। देखो, जितनी ब्लैक कलर की चीजें होती हैं, ये सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेंगी। जब प्रकाश को अवशोषित कर रही होंगी तो साथ में हीट को भी एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं? ठीक। लेकिन जरा यहां बर्फ के केस में देखो, ये बर्फ एकदम शीशे की तरीके काम करेगी। इस पे प्रकाश यूं पड़ा और तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें चेक क्या करना है कि पृथ्वी की किसी सतह पर आने वाले प्रकाश और उस सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश के बीच का अनुपात क्या है, रेशियो। सपोज करो इसके पास 100 रुपए का आया और इसने 90 रुपए के रख लिए, 10 का ही वापस किया या नहीं? इसके पास 100 का आया, इसने 98 वापस कर दिया। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? तो लगा सबसे ज्यादा परावर्तन तो इसी ने किया, बर्फ ने। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो भी किसका हो गया? बर्फ का। ठीक। अब एल्बिडो कहे तो क्या हुआ? देखो, पृथ्वी के किसी सतह पर आने वाले प्रकाश एवं ऊष्मा की मात्रा तथा यहां से वापस लौट के जाने वाले प्रकाश या ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो। तो पूछे सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है? तो बर्फ का होता है। तो इसीलिए जितने भी आपके जो सिपाही हैं जो यहां पोस्टेड किए गए हैं सियाचिन पर, इनकी आंखों पे प्रभाव ना पड़े और ये अंधे ना हो, इसके लिए इन सबको ब्लैक गॉगल्स हमेशा लगाकर, ब्लैक चश्मे दिए जाते हैं कि आप इन्हें रेगुलर लगाए रखो। क्योंकि जैसे बर्फ पर प्रकाश पड़ा, सीधे टकरा कर यूं वापस आ रहा होगा, तो प्रकाश में इतनी ज्यादा चमक होगी कि उसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी जा सकती है। अगर रेगुलर आपके आंख पर कोई शीशा यूं करे तो देखो, थोड़े समय के बाद दिखना सब बंद हो रहा होता है। इसका मतलब प्रकाश ने आपके आंख पर सीधा रिफ्लेक्शन किया है। तो यही सेम काम बर्फ भी तो कर रही है। ठीक। तो इनकी आंखों की रोशनी बनी रहे,
अंधापन न हो इस एल्बिडो की वजह से, इसलिए इन जगहों पर जितने भी आपके सैनिक पोस्टेड रहते हैं इन सभी को ब्लैक कलर के चश्मे दिए जा रहे होते हैं। तो एल्बिडो का सीधा सा मतलब समझ में आया नहीं, कि पृथ्वी की किसी सतह पर आने वाले प्रकाश की मात्रा और उसी सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा के अनुपात को हम एल्बिडो से प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वाधिक एल्बिडो किसका? सफेद बर्फ का। तो लाइन में लिखना एल्बिडो। एल्बिडो के केस में लिखना पृथ्वी की सतह पर आने वाले प्रकाश तथा उसी सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश के अनुपात को एल्बिडो से प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ चेंज नेक्स्ट लाइन से। सफेद बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। एल्बिडो सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम। व्हाइट आइस हैव मैक्सिमम एल्बिडो। सफेद बर्फ का सर्वाधिक एल्बिडो होता है क्योंकि इसकी सतह से प्रकाश सर्वाधिक मात्रा में परावर्तित होता है। क्या? अच्छा, बस में? अच्छा, मैं सोचा कह रहे हो बस में। प्रकाश हमें यह देखना है, व्हाइट कलर का था, बर्फ इतनी चमकती हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, अभी जैसे मैं कलर कराना शुरू करूंगा तो जैसे हम प्राइमरी कलर्स करेंगे, प्राइमरी सॉलिड में प्रकाश जो है एंट्री कर रहा हो तो नो डाउट आप एक चीज देखना, जो एस्कीमोज होते हैं वो बर्फ के घर बना रहे होते हैं, कंफर्म। यदि ज्यादा मोटी चादर होगी तो अंदर प्रकाश नहीं पहुंच रहा होगा। अगर हल्की चादर रख रखी है और ट्रांसपेरेंट है तो नो डाउट प्रकाश का प्रभाव अंदर तक जा रहा होगा। लेकिन यहां पर हम एल्बिडो चेक कर रहे हैं कि सर्वाधिक परावर्तन किससे हुआ। सर्वाधिक परावर्तन कौन सी सतह कर रही? तो बर्फ की सतह ही कर रही होगी, जो व्हाइट बर्फ होगी। जो ट्रांसपेरेंट, जैसे आप ये वाली बर्फ लेकर आए जो कंपनीज में नहीं बनती हैं, जो सिल्ली की बर्फ दे रहे होते हैं, इनमें लाइट एंट्री करके देखो डिफ्लेक्ट हो रही होगी, क्योंकि ठोस माध्यम दिखाई देता है। सघन माध्यम हो गया तो प्रकाश इसके अंदर एंट्री कर जाए। लेकिन जो यूं बर्फबारी हो रही होती है, जो एकदम व्हाइट कलर की बर्फ आपको दिखाई देगी, तो इसकी चमक की सिर्फ एक वजह होगी, क्योंकि व्हाइट है। व्हाइट होने के साथ प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, और एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो मैक्सिमम मात्रा में रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो जैसे हम रंग करेंगे तो आपका जो ये डाउट है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हमें क्या रखना है, एल्बिडो का मतलब क्या होता है? किसी भी सतह से कितना प्रकाश परावर्तित हुआ है। एल्बिडो का सिर्फ मतलब क्या होगा? किसी भी सतह से कितना प्रकाश परावर्तित हुआ है। जिस सतह से सबसे ज्यादा परावर्तित होगा उसका एल्बिडो सर्वाधिक, जिससे सबसे कम परावर्तित हो उसका एल्बिडो सबसे कम होगा। कंफर्म? तो जैसे आप एक खास बात नोटिस करो,
जो ऊंचे पहाड़ होंगे जहां पर बर्फ पड़ी होती है, लगातार यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बात कही जा रही कि वहां पर आप तारकोल की सड़कें ना बनाएं ब्लैक कलर की। देखो ब्लैक कलर की हैं, सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेंगी या नहीं? जब पूरे प्रकाश को अवशोषित किया तो साथ में हीट को भी अवशोषित किया होगा। तो एक खास काम आप देखना, एक तो आप यूं मिट्टी पर जा रहे हो, देखना आपको टेम्परेचर कम फील हो रहा होगा, लेकिन एक आप इस सड़क पर से होकर गुजरो, देखो रेडिएशन इतनी ज़्यादा होगी कि आप गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होगे। इसकी वजह क्योंकि ये मैक्सिमम सभी प्रकाश को अवशोषित कर ले रही होती है, जबकि व्हाइट कलर की चीज़ मैक्सिमम प्रकाश को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है, तो प्रकाश के साथ हीट को भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग में देखो क्या दिखाई दे रहा है, कलर्स। प्राथमिक रंग होंगे, शायद देख लेना, प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर्स। प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर्स। प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर की बात कहें तो सिर्फ 3 प्राथमिक रंग माने जाते हैं। रेड, लाल, हरा, नीला। जब प्राथमिक रंग ये 3 लिए जा रहे हैं तो तीनों शुद्ध रंगों की बात की जा रही है। यदि रंग अशुद्ध होगा, जैसे आप लाल और हरे को मिलाओगे, अगर वो ब्लैक बन जाए तो समझ लेना अशुद्ध रंग होगा। कंफर्म? अगर शुद्ध रंग होगा तो लाल हरे को मिलाते ही वो रंग कैसा बनेगा, पीला। कंफर्म? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि अगर 3 प्राथमिक रंग कितने होंगे तो कितने बताने हैं, 3। तो जैसे आपने लाल और हरे को मिलाया तो इन्होंने मिलकर कौन सा रंग बना दिया, पीला रंग। एक मैजेंटा कलर होता है, हल्का ब्राउनिश कलर लेते हुए, जब नीले और लाल को मिलाओगे तो ये कलर बनेगा मैजेंटा। और जब ब्लू और ग्रीन को मिलाया जाए तो यहां पर लिखते हैं पीकॉक नीला या पीकॉक ब्लू। अब इन तीनों को एक पॉइंट पर मिलाएं, अगर इस पॉइंट को भी यहां तक लेकर आए, इस पॉइंट को भी यहां तक लेकर आए और इस पॉइंट को भी यहां तक लेकर आए, सभी प्रकाशों को संयुक्त कर रहे हैं या नहीं? देखो इस संयुक्त प्रभाव जो दिखाई देगा इन प्रकाश का, ये व्हाइट होगा, सफेद। तो देखो आपसे रेगुलर क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि प्राथमिक रंग कितने हैं, तो आपको बताने हैं 3। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा होता है फर्स्ट नंबर पर कि जैसे लाल और हरे को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, पीला। सेकंड नंबर पर देखो हरा और नीला, पीकॉक नीला। थर्ड नंबर पर रेड, लाल प्लस नीला, मैजेंटा। हल्का ब्राउनिश लेकर होगा, रेडिश कलर लेते हुए। कई बार कौन सा कलर बोल रहे होते हैं, जैसे हल्का मैरून को भी और हल्का करो, जो मैरून कलर होता है अगर उसे और हल्का किया जाए तो मैजेंटा कलर के तरीके दिखाई दे रहा होगा। हाँ, क्या ये पीकॉक ब्लू, पीकॉक नीला, यहां लिखा है ना पीकॉक नीला। किसका शर्ट हल्का फुल्का आ रहा है, इस लड़के का? हाँ, किस लड़के का? इस लड़के का।
नहीं नहीं, ये तो पिंक कलर शो करना शुरू कर देगा। चलो कलर ढूंढ लेना। हाँ क्या? नहीं नहीं, आजकल नेट सबके पास होता है, बस कह देना मैजेंटा कलर, ढूंढ कर दिखा देगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, देख लेना, जिससे ना दिखाई दिया हो तो बस नेट पे। ये मिल गया। देखो मैरून से हल्का लाइट पड़ रहा होगा। लिख चुके? देखो यहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्या पूछ रहा होता है, पहले तो ये पूछ दे जो यहां लिखा है, देखो वो उसे ही तो यहां लिख दिया है। ये देखो ब्लू एंड रेड। नहीं ये कुछ ज्यादा ही दिखा दोगे। हो गया। हाँ हाँ, ये सेकेंडरी में। प्राइमरी में सिर्फ तीन हैं, लाल हरा और नीला, बाकी सब इसके डेरिवेटिव सेकेंडरी में जाएंगे। हो गया। वन बाय वन लाइन लिखना शुरू करना। प्राथमिक रंग क्या? प्राथमिक क्या चीज? CMY तो वो कोई टेक्निकल शब्द होगा उनके पे। किस में लिखा होता है? अच्छा, अखबार के नीचे CMY लिखा होता है, वो तो फिर देखना। अच्छा उसी को बता रहे होते हैं। चलो अब वो तो देखने से ही पता चलेगा CMY क्या था। ठीक, तो यहां पर देखेंगे कि प्राथमिक रंग के आगे सिर्फ क्या लिखोगे, तीन रंगों के नाम लिख दो, लाल हरा एवं नीला। प्राथमिक रंगों में तीन का नाम लिख देना, लाल हरा एवं नीला। जो क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा गया है कि टेलीविजन में कौन से रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, तो टेलीविजन में सिर्फ यही तीन रंग इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं रंगों से आपको सभी रंग दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, टेलीविजन में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कंफर्म। नेक्स्ट लाइन में हमें यह चेक करना है किसी भी वस्तु का कलर। ठीक, अब जैसे आपकी जो टी शर्ट है ये पिंक कलर की नजर आ रही है, गुलाबी, तो अब हमें खास क्या ध्यान देना होगा कि प्रकाश जब किसी भी वस्तु पर पड़ रहा हो, ठीक, तो हमेशा जो कलर होते हैं वो स्पेक्ट्रम से डिसाइड हो रहे होते हैं। तो देखो जैसे अगर ये व्हाइट कलर है और इस पर प्रकाश पड़ा तो प्रकाश भी सफेद रंग का था या नहीं, तो इस पर व्हाइट जब पड़ा तो इसने सभी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया। जो सफेद रंग का कपड़ा होगा, आपको अगर कोई वस्तु सफेद दिखाई दे रही तो आपको ध्यान देना है कि इसने सभी प्रकाश को परावर्तित कर दिया, इसीलिए किस रंग की दिखाई दे रही है, सफेद रंग की। अगर यही शर्ट ब्लू कलर की दिखाई दे तो आपको यह सोचना है कि इसने सभी प्रकाश को अवशोषित कर लिया, सिर्फ ब्लू रंग के प्रकाश को यह परावर्तित कर रही है। जो वस्तु जिस रंग की दिखाई देगी वो उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, बाकी सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। कंफर्म। मींस जो वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को क्या करेगी, अवशोषित। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, जो वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है, जो वस्तु
जिस रंग की दिखाई देती है वह उसी रंग को परावर्तित करती है। जो वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह उसी रंग को परावर्तित करती है। शेष रंगों को वह अवशोषित कर लेती है। अब अगर कोई वस्तु ब्लैक दिखाई दे रही हो और दूसरा कॉलम लेके अगर कोई वस्तु व्हाइट दिखाई दे रही हो, तो इनमें देखो अंतर क्या होगा ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक की खासियत होगी जितना प्रकाश आएगा ये सबको अवशोषित कर लेगा, ठीक, इसीलिए ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। कोई भी वस्तु अगर ब्लैक दिखाई दे रही इसका मतलब उसने सभी रंग के प्रकाश को क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया। लेकिन अगर कोई वस्तु व्हाइट दिखाई दे रही तो आपको ध्यान देना जितना प्रकाश आया होगा इसने सभी प्रकाश को परावर्तित कर दिया है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि सर्दियों में रंगीन कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रकाश को अवशोषित करेंगे। जबकि गर्मियों में किस रंग के कपड़े मैक्सिमम पहने जाते हैं, व्हाइट कलर के, कि ये सभी प्रकाश को क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। तो इनके साथ हीट भी परावर्तित हो रही होती है जिसकी वजह से ये गर्मी में रिलैक्सफुल होंगे। तो जैसे गर्मी में आप ब्लैक कलर की शर्ट पहनते हो तो इसका मतलब इसने सूर्य से आने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लिया, तो और ज्यादा गर्मी लग रही होगी ब्लैक कलर के कपड़ों से। तो सर्दियों में हमेशा क्या दिखाई दे रहा होता है, रंगीन कलर के कपड़े प्रेफरेंस किए जाते हैं। लेकिन गर्मियों में किस कलर के कपड़े, व्हाइट कलर के कपड़े। रीजन क्या दिखाई देता है, प्रकाश के अवशोषण का वजह। कंफर्म। तो अभी हमने पहली पॉइंट में देखा कि कोई भी वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग के प्रकाश को वह परावर्तित कर देती है। कंफर्म। जैसे अब आपकी टी शर्ट ब्लू दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया और ब्लू रंग को अवशोषित नहीं कर रही, उसी रंग को परावर्तित कर रही है और मैं उसी रंग को देख रहा हूं। कंफर्म। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, काले रंग की कोई भी वस्तु संपूर्ण प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट में लिखना, काले रंग की कोई भी वस्तु काले रंग की कोई भी वस्तु संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करती है, संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करती है। कंफर्म। तो नेक्स्ट लाइन में ये लिख लें कि सर्दियों में रंगीन कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वह प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सर्दियों में रंगीन कपड़े सर्दियों में रंगीन कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वह प्रकाश को अवशोषित करते हैं। हो गया, क्योंकि वह संपूर्ण प्रकाश, वह प्रकाश को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट लाइन में, गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े, और ये सभी एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं कि गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े इसलिए पहने जाते हैं, गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि यह संपूर्ण प्रकाश को, क्योंकि यह संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। क्योंकि यह संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि यह संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। कंफर्म यहां तक। नेक्स्ट आपकी हेडिंग में होगा शायद प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की एक खास बात होगी। जब हम तरंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो दो प्रकार की तरंग देखी थी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, मींस अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ।
तो हमेशा एक क्वेश्चन जो रेगुलर पूछा जाता है कि ये जो प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन है, ठीक, ये इंडिकेशन या किसमें अंतर करेगा? तो एक खास बात हमेशा आप याद रखना, अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल प्रकाश में इसकी घटना नहीं हो रही होती, मीन्स अनुदैर्ध्य तरंग की ये क्वालिटी नहीं होगी। पूछे किस तरंग की क्वालिटी होगी तो या ट्रांसवर्स। पहली खासियत तो ये जो पोलराइजेशन होती है लाइट की, ये तय कर देती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में। तो देखो पोलराइजेशन का अगर हम तात्पर्य देखें, और इसके लिए हमें समझने के लिए अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ को देखना होगा। तो मैं अनुदैर्ध्य के केस में हमेशा कहता था कि देखो कोई तरंग जब यूं चले, ठीक, तो ये तरंग इस तरीके से चल रही तो मैं इसे स्प्रिंग समझ लूं। अगर इस स्प्रिंग को यूं लूं तो देखो स्प्रिंग को प्रेस करूं तो अपनी जगह पर होगी, छोड़ते ही फिर यूं होगी या नहीं? स्प्रिंग का तो मतलब ही हुआ कि मैं यूं प्रेस करूं और यूं छोड़ूं। कोई तरंग जब यूं चले तभी तो हम उसे अनुदैर्ध्य कह रहे थे, ठीक। देखो अनुप्रस्थ किसे कह रहे थे? मैंने कहा था प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, और चैप्टर भी हम क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। तो देखो प्रकाश के चलने का तरीका क्या था? मैंने आपसे कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई देती है या विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका मतलब प्रकाश विद्युत और चुंबक दोनों के गुण रखता होगा। कंफर्म। और मैंने कहा था इलेक्ट्रिक की अपनी क्वालिटी होगी और मैग्नेट की अपनी क्वालिटी होती है। कंफर्म। विद्युत का अलग गुण होगा और चुंबक का अलग गुण होगा। लेकिन जब इन दोनों से ही मिलकर बनी तो इनके चलने का तरीका क्या था? जब विद्युत तरंग यहां से यहां पहुंचती है तो ये वाली तरंग यहां से यहां, एक यूं गई तो दूसरी यहां से आई, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना के चल रही है या नहीं? तो जब भी कोई तरंग यूं चले, देखो एक यूं गई तो दूसरी यूं आई है या नहीं? ठीक। फिर एक यूं गई तो दूसरी इधर से आई। जब कोई तरंग ऐसे चले तो हम इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, मींस एक दूसरे के लंबवत या परपेंडिकुलर चले। कंफर्म। तो देखो जब पोलराइजेशन ऑफ लाइट देखोगे तो हमें एक बात तो तय चल गई कि हमें अनुदैर्ध्य तो नहीं देखनी, क्योंकि पोलराइजेशन की घटना यहां नहीं होगी। अब देखो ये प्रकाश आ रहा है या नहीं? प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया, ठीक। जब सभी दिशाओं में फैल गया तो रेगुलर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा होता है कि बल्ब, ट्यूबलाइट, इन सब से आने वाला प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होगा, पोलराइज्ड लाइट होगी या अनपोलराइज्ड लाइट? तो अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवित। देखो ध्रुवित कैसे चले? एक सीधी रेखा में जब ये चलना शुरू करे तो इसके चलने का तरीका यूं दिखाते हैं। एक एकदम बीम के रूप में चलेगा, जबकि ये प्रकाश तो चारों ओर फैल रहा है या नहीं? ठीक। एक जगह सेंट्रेड हो और एक बीम की तरीके चल रहा हो तो समझना है पोलराइज्ड लाइट है। लेकिन इसकी लाइट तो पूरे कमरे में फैल गई। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? मींस प्रकाश के जो संचरण की दिशा है या प्रकाश जब ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहां पर जो अनुप्रस्थ तरंग है ये समान दिशा में संचरित होती दिखाई दे रही हैं। तो जब भी प्रकाश आपको यूं दिखाई दे, कहीं भी बुक में यूं बना है, तो तुरंत आपको क्या समझना है? पोलराइज्ड लाइट या ध्रुवित प्रकाश। तो जो ध्रुवित प्रकाश की दिशा होगी ये संचरण की दिशा में लंबवत होगी। देखो परपेंडिकुलर है या नहीं? प्रकाश इधर जा रहा है तो देखो इसने अपना परपेंडिकुलर यूं बना रखा है, तभी तो ये अनुप्रस्थ तरंग थी। देखो यूं जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर भी इसके साथ साथ चल रहा है या नहीं? समान दिशा में, चारों दिशाओं में तो नहीं फैला, एक बीम के रूप में एकदम सीधी जा रही थी। तो हमें समझना है पोलराइज्ड लाइट। क्या? नहीं 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 नहीं, करंट नहीं, नहीं करंट नहीं, प्रकाश में पोलराइजेशन, वहां का मतलब तो दूसरा हो जाएगा, वहां का मतलब दूसरा हो जाएगा। अब जैसे मैग्नेट के पोल लोगे तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा। ये तीन चैप्टर अलग अलग बात हो गई। अब जैसे कहीं और लोगे तो उसका मतलब दूसरा। सिंपल से शब्दों में समझाऊं, लोग कहते हैं कि इस समय जो दुनिया है वो दो ध्रुवों में बट रही है। कहते हैं कुछ लोगों का झुकाव रसिया की तरफ चल रहा है तो कुछ लोगों का झुकाव अमेरिका की तरफ। पोलराइज्ड हो गई दुनिया या नहीं? एकदम सेंट्रेट। कहते हैं कि मल्टी पोलराइज्ड होना चाहिए, एक जगह लोग इकट्ठा ना हो जाएं। प्रकाश इकट्ठा हो गया या नहीं? एक सीधी रेखा में चल रहा है, मींस पोलराइज्ड हो गया।
क्लियर सी बात समझ में आई नहीं? कहते हैं दुनिया पोलराइज्ड हो रही। लोगों ने कहा कैसे? कहे अमेरिका अपनी तरफ पूरा गठबंधन बना रहा है कि सारे देश इसके अनुसार चलें, और रूस सोचता है कि सारे देश इसके अनुसार चलें। देखो इकट्ठा हो रहे हैं, जब इकट्ठा हो गए तो एकदम दुनिया पोलराइज्ड दिखने लगी या नहीं? कंफर्म? इसे ही आप पोलराइज्ड कह रहे होते हो जब कलेक्ट हो जाए और एक विचारधारा से देख रहे हो, तब तो पोलराइज्ड। मत कलेक्ट होने दो, दुनिया के सभी देश हैं तो कोई किसी की गुलामी क्यों करे? सब आराम से स्प्रेड रहें। देखो ये आराम से लाइट स्प्रेड हो रही है, फैल रही है या नहीं? तो अध्रुवित प्रकाश है। अगर ध्रुवित होता तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है एकदम सीधा यूं ही चला जाता और इस कमरे में बिल्कुल प्रकाश नहीं करता। क्लियर सी बात समझ में आई? कोई डाउट? तो ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में सबसे खास बात, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि जो प्रकाश के ध्रुवण की घटना है या पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंगों के बीच अंतर को स्पष्ट करती है। पहली लाइन तो ये होगी, ठीक। पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश के ध्रुवण की घटना लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में अंतर उत्पन्न करेगी। पहला पॉइंट तो ये हमें दिखाई दिया। दूसरा पॉइंट दिखाई दे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश के ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। दो पॉइंट हुए या नहीं? तीसरे पॉइंट में देख लें, प्रकाश अपने संचरण की दिशा में लंबवत चलता है। यही दिखाई दे रहा है या नहीं? मींस लाइट ट्रेवल्ड, तो ये जो लाइट ट्रेवल्ड हो रही है ये देखो परपेंडिकुलर अपने सेम डायरेक्शन में हो रही है या नहीं? ठीक। और जब लाइट परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो इसे ही हम कह देते हैं पोलराइज्ड लाइट। पूरे कमरे में फैल जा रही होती तब पोलराइज्ड लाइट थी ही नहीं। देखो एक बीम के रूप में चली गई या नहीं? कंफर्म? तो 1 बाय 1 लाइन में लिखना शुरू करना। किसमें? पोलराइज्ड लाइट्स को एकदम इंक्लूड करके एक बीम के रूप में भेज रहा होगा, एक एकदम शार्प माइंडेड बीम के रूप में भेज रहा होगा, और ये ट्रांसवर्स तरंगों के फॉर्म में एकदम संचरण की दिशा में चल रही होंगी, फैलाव नहीं कर रही होंगी। ठीक है, हाँ। नहीं, वो जो लाइट फैल जाए, जैसे ये ट्यूब लाइट, बल्ब, ये सब जो होंगी, स्ट्रीट लैंप, ये पोलराइज्ड लाइट नहीं है क्योंकि फैल रही है या नहीं। जब एक बीम के रूप में स्ट्रेट भेज देना, ठीक है, हाँ बिल्कुल, लेजर लाइट भी पोलराइज्ड का हो जाएगा उदाहरण। एक सेम स्ट्रेट चल रही है या नहीं, लाइट ही थी, डिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, प्रकाश भी उसने नहीं किया, तो नो डाउट पोलराइज्ड लाइट थी। तुम्हें ग्लास कैसा दिखाई देगा? चलो ये क्वेश्चन आपका मैं मेंशन कर लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। मिस ग्लास में आपको चेक करना है कि पोलराइज्ड ग्लास में क्या होगा, ठीक है। हाँ, जो प्रकाश है ना ये चलता ही ऐसे, और प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना हुआ है तो एक खास बात देखो, ये यूं और ये यूं, लेकिन चल तो एक स्ट्रेट लाइन में ही रहे हैं ना, बदलाव तो नहीं किया ना। स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग हो गई तो अनपोलराइज्ड लाइट हो गई, अगर स्कैटर हो गई तो अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। जैसे ये देखो चारों दिशाओं में फैल रही है तो अनपोलराइज्ड लाइट है। अब ये पूरा प्रकाश एक बीम के रूप में चल रहा होता तो कह देते पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, लाइन में लिखना। प्रकाश का ध्रुव, पोलराइजेशन। पॉइंट में लिखना, प्रकाश के ध्रुवण की घटना या फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिक्लेयर, प्रकाश के ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ
तरंगों के अंतर को स्पष्ट करती है। प्रकाश का ध्रुवण अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, प्रकाश का ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है। प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश का संचरण की दिशा में लंबवत प्रवाह होता है। आप आगे ही बैठ जाओ, देखो इस पर अगर स्पेस बन जाता है तो। इसमें देखो हो सक बैग वहां से उठा लो, बैग रख दो यहां पर। हाँ, इसमें बैठ जाओ। नेक्स्ट में हमारे दो कॉलम बचे। हमने ये कहा था कि दर्पण पढ़ेंगे तो दर्पण में क्या होगा, प्रकाश का, शुरू में दो हेडिंग लिखी थी, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन। तो दर्पण हमें किस में पढ़ना था, मिरर, प्रकाश के परावर्तन में, और लेंस किस में पढ़ना था, प्रकाश के अपवर्तन में। कंफर्म? तो हटा दूं इसे। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम स्ट्रेट जब चल रहा होगा, डिफ्लेक्शन ना करे तो पोलराइज्ड लाइट होगी। बिल्कुल हो गया यहां तक। अब हमें दो चीजों पर चेकआउट करना है और दोनों चीजों को एक साथ पहले हम देख लेंगे ताकि कोई डिफ्लेक्शन ना रह जाए। और मैंने कहा था कि लेंस को और मिरर को दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। अगर विदाउट कंपेयर देखोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होने के चांस रहेंगे। देखो, अगर एक तरफ लिखें दर्पण और दूसरी तरफ आप देखें लेंस, पहले समझ लेना, फिर जब बताऊंगा फिर उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। कंफर्म? दर्पण और लेंस के केस में अगर देखें तो दो ऐसे होंगे जो आपके लिए डिफ्लेक्शन कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एक तो होता है अवतल और दूसरा उत्तल। तो देखो, अगर दर्पण की बात करें तो उत्तल को यूं स्केच कर दिया जाता है। एक तो अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं, देखो उठा हुआ तल है या नहीं। जब उठा हुआ तल है तब तो आप इसे कह देते हो उत्तल, ठीक। जब दूसरा केस यूं लिया जाए तो एक बार पॉलिश बाहर की तरफ कर दें, और जैसे पॉलिश बाहर की तरफ कर दें तो देखो अंदर की ओर तल है या नहीं। अंदर की ओर तल होगा तो कह देंगे अवतल, और जब ऊपर की ओर तल होगा तो क्या कह देंगे, उत्तल। तो देखो, जब ये मुझे उत्तल दिखाई दिया, यहां पर उत्तल या कॉन्वेक्स, और यहां पर अवतल या कॉनकेव। अब जरा देखो तो यहां प्रकाश आया और टकराकर यूं चला जाए, प्रकाश कलेक्ट हुआ है या फैल गया? कंफर्म? अब यहां के केस में देखो, प्रकाश यूं पड़े और एक जगह कलेक्ट होना शुरू कर दे।
अब जरा देखो यहां प्रकाश फैला है या कलेक्ट हुआ है, ठीक। लेकिन यही लेंस के केस में आ जाओ तो अगर लेंस को मैं यूं लूं तो उत्तल लेंस मीन्स उठा हुआ तल दिखाई देना चाहिए। अवतल लेंस के केस में अंदर की ओर तल यूं हो। कंफर्म। अब देखो इनके बीच में अंतर क्या दिखाई देगा, अभी कुछ मत करना, जब जरूरत होगी तो बताऊंगा फिगर कब बनाने हैं कैसे। अभी सिर्फ इसे 5 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहां देखो जैसे इस पे प्रकाश पड़े तो एक तो तरीका था सीधा निकल गया होता, ठीक। ये काम यूं करते, प्रकाश देखो कलेक्ट हुआ है या फैला है, उल्टा हुआ या नहीं, इन दोनों में कौन सा लेंस है ये देख लो। अवतल उत्तल दर्पण क्या कर रहा था, प्रकाश को फैला रहा था, जबकि उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश को कन्वर्ज कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। कंफर्म। यहां पर देखो जैसे इसमें प्रकाश पड़ा प्रकाश यूं हो गया, इसने प्रकाश को कलेक्ट किया है या फैलाया है। देखो दोनों की क्वालिटी में अंतर दिखाई देता है या नहीं। जब आपसे कहे अवतल दर्पण तो हमें क्या कहना है, प्रकाश को कन्वर्ज करता है या इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है या नहीं। अब एक खास बात देखना, इसने कन्वर्ज किया है तो इसे कन्वर्जेंट मिरर कह सकते हैं, ठीक। जब इसने कन्वर्ज किया तो मैंने इसे कन्वर्जेंट मिरर कह दिया। रुके रहना, अभी कोई भी डिफ्लेक्ट मत होना, सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ चीजों को देख रहे हो, देख लोगे फिर एक एक चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। देखो इसने कलेक्ट किया तो कन्वर्ज, ठीक। तो इसे ही हम कहते हैं अभिसारी। जब कोई चीज इकट्ठा कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण लिख सकता हूं, ठीक। आपसे पूछता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो नाम क्या लेना है, अवतल दर्पण को। अब जरा यहां देखो, इसने प्रकाश को डाइवर्ट किया है, अगर डाइवर्ट किया है तो डाइवर्जेंट मिरर कह सकता हूं, या अपसारी। आगे क्या लिखूं, दर्पण। तो हमें ध्यान किस बात पर देना है, अपसारी और अभिसारी। जो प्रकाश को फैला देगा वो क्या होगा, अपसारी। जो प्रकाश को कलेक्ट कर लेगा वो क्या होगा, अभिसारी, ठीक। अब जरा यहां आ जाओ, तो इसने प्रकाश को क्या किया है, कलेक्ट, तो अभिसारी लिखूं या अपसारी, ठीक। हां बिल्कुल, अभिसारी क्या। अब पूछ दे अभिसारी लेंस, तो जवाब क्या देना है, उत्तल लेंस। हां बोलो, यह समझ में नहीं आ रहा है। अंदर की ओर तल तो अवतल, देखो अंदर की ओर तल हो गया या नहीं, देखो तो अवतल लेंस कहते हैं। इसमें पॉलिश नहीं करेंगे, देखो ये जो मैंने लगा रखा है लेंस है, अगर पॉलिश कर दूंगा तो मुझे इधर तो दिखेगा ही नहीं, ठीक। जब दिखेगा ही नहीं तब तो ये दर्पण हो गया, फिर इसमें फेस देखा जा सकता है। देखो यहां तो मैंने कोई पॉलिश नहीं की तो प्रकाश क्रॉस होकर जा रहा था या नहीं, जबकि देखो दर्पण में पॉलिश कर दी तो प्रकाश लड़कर वापस चला जाता है, पॉलिश हटा दो तो देखो अंदर की ओर जाएगा या नहीं। तो मिरर और लेंस में अंतर क्या है, यहां पॉलिश है यहां पॉलिश नहीं है, ठीक। फिर देखो समानता क्या है, उठा हुआ तल तो उत्तल, देखो इसका भी उठा हुआ तल है और इसका भी उठा हुआ तल है, तो उत्तल हो गए या नहीं दोनों। इसका अंदर की ओर तल है तो देखो इसका भी अंदर की ओर तल है या नहीं। अगर इसे मैं यूं दिखाना चाहूं कि मैंने एक दर्पण यूं बना दिया है, लो बन गया, हुआ या नहीं हुआ, कंफर्म। देखो सेम चीज यहां आ गई या नहीं। अब अगर ये उठा हुआ तल दिखाई दे रहा था तो सेम ऐसे यहां पर एक उठा हुआ तल बना के अंदर पॉलिश कर दी जाए तो देखो वही बन गया। बस अंतर किस चीज का दिखाई दे रहा है, पॉलिश का। तो इस चीज को हटा दें क्योंकि ये यूं ही दिखाया जा रहा होता है। क्यों दिखाया जा रहा होता है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल से शब्दों में एक बात समझ में आई या नहीं। आपसे कह दे, हां बोलो, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। उसमें कलर डाल दिया जाता है,
दर्पण का काम नहीं करता। एक तरफ से जब पॉलिश करोगे ऑक्साइड की, तब जाके दर्पण उसमें आपका फेस साफ दिखना चाहिए। जब साफ दिखे तो समझ लेना, अगर प्लेन दिखाई दे तो प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक, दर्पण तीन ही प्रकार के होंगे, या तो समतल दर्पण होगा, या अवतल दर्पण होगा, या उत्तल दर्पण होगा। आपने कांच लिया, कांच ट्रांसपेरेंट, आप इस पार से उस पार देख सकते हो, तो वो दर्पण नहीं है। अगर आप इस पार से उस पार देख सकते हो तो दर्पण नहीं है, तब वो क्या है, सिर्फ कांच है। एक तरफ से पॉलिश्ड कर दो, आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते और आपका फेस दिखना शुरू हो गया। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट है लाइट की वजह से। उसकी वजह बताता हूं। दिन में तो आप अंदर से देख लोगे बाहर की ओर, ठीक है। ऑक्साइड होता है, अभी किस चीज का ऑक्साइड, समथिंग रेड, लेड, नहीं 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 नहीं, लेड का ऑक्साइड नहीं, वो समथिंग AgO2, सिल्वर का भी एक ऑक्साइड होता है। सिल्वर के ऑक्साइड के अलावा भी एक ऑक्साइड इस्तेमाल किया जा रहा होता है, क्योंकि सिल्वर की कोटिंग ऑक्साइड महंगी पड़ रही होती है। ठीक, तो नेक्स्ट यहां पर हम देखें, यहां पर इस कोटिंग से हमें ये देख लो, यहां पर हमें क्या सिर्फ पॉइंट मेंशन करना था, एक शब्द अपसारी और दूसरा शब्द अभिसारी। जब कहे अभिसारी दर्पण तो आपके समझ में क्या आना चाहिए, अवतल दर्पण, क्योंकि कलेक्ट कर रहा है। जब कहे अपसारी दर्पण तो क्या आना चाहिए, उत्तल दर्पण। जब कहे अभिसारी लेंस तो आपके माइंड में क्या बात आनी चाहिए, उत्तल लेंस। और जब कहे अपसारी लेंस तो अवतल लेंस। देखो एक दूसरे के रिवर्स हैं या नहीं, रिवर्स क्वालिटी इन्होंने शो की। तो रियल हम सबसे पहले करना शुरू करेंगे दर्पण। ठीक, तो हेडिंग में लिखना दर्पण या मिरर। लिख लेना, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। ए नंबर पर समतल दर्पण, बी नंबर पर अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, सी नंबर पर उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। एक मिरर का काम क्या होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। सिर्फ एक ही काम है कि वो आपका प्रतिबिंब बनाए या इमेज बनाए। दर्पण का काम क्या होता है कि आपकी इमेज बनाए। अगर इमेज नहीं बनाता तो दर्पण नहीं है। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं। एक दर्पण का काम क्या था कि वो आपका प्रतिबिंब बनाए, और प्रतिबिंब किस वजह से बनाएगा, सिर्फ एक ही वजह, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि जब पहली हेडिंग आप लोगों ने लिखी थी प्रकाश का परावर्तन, तो उसके आगे दर्पण लिख दिया था या नहीं। इसका मतलब सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के अनुसार काम करते होंगे, और प्रकाश का परावर्तन होता होगा तो क्या बनता होगा, प्रतिबिंब। तो हमें सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं, प्रकाश से क्या हो, सॉरी, दर्पण से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, और इस प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण से क्या बना, प्रतिबिंब। कंफर्म। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, प्रकाश के परावर्तन के कारण, हाँ इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखना, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं,
प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब बनते हैं। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में लिखना दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर। हो गया। ठीक, देखो मैंने आपसे कहा था लाइन खींचने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका, आप लाइन को सीधा खींचो तो ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक लाइन सीधी ही जाएगी, कंफर्म। लेकिन लाइन को थोड़ा सा मोड़ दो और जैसे मोड़ोगे तो मुड़ी हुई लाइन अंत में जाकर क्या बना देती है, एक स्फीयर या गोला। क्लियर सी बात समझ में आई। अगर लाइन को आपने मोड़ दिया तो जैसे लाइन मुड़ जाए तो कहते हैं कि वक्र लाइन है, मिस मुड़ी हुई या तिरछी। ठीक, और जैसे इसे ही आप इंग्लिश में क्या कहते हो, कर्व। लाइन अगर मुड़ जाए तो इसे कैसी लाइन कहोगे, वक्र लाइन, मिस मुड़ी हुई लाइन। तो दो ही प्रकार से लाइन हो सकती है, या तो सीधी हो या कैसी होगी, वक्र होगी। तो मैंने कहा जैसे वक्र होगी तो अंत में जाकर क्या बना देगी, गोला या स्फीयर। ठीक, तो देखो यहां के केस में अगर हम देखना चाहें तो ये वक्र बन कैसे रहा हो, जैसे आपने लाइन को तिरछा किया तो देखो वक्र जाकर यूं बना और इसने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। क्लियर सी बात समझ में आई नहीं। जैसे स्फीयर बना तो इस गोले का ये सेंटर है या नहीं, सेंटर है तो सी लिख दूं, कंफर्म। पूछे किसका सेंटर है, क्योंकि जो मैं लाइन खींच रहा था वक्र थी या नहीं। अगर पूछे किसका सेंटर है तो हमें किसका बताना है, वक्र का। तो यहां पर सी लिखूं और सी लिखकर आगे लिख सकता हूं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंफर्म। नेक्स्ट देखो, अगर सी से ये लाइन यहां लेकर आऊं इस पॉइंट पर, तो यही सेम लाइन यहां पर भी तो लेकर आ सकता हूं। जहां पर ये लाइन टच कर दे उसे लिखते हैं P। क्या लिखेंगे उसे, P। देखो सेंटर से लाइन लेकर आए हो या नहीं। ठीक, तो ये जो P शब्द लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं पोल या ध्रुव। क्या कहेंगे, कंफर्म हो यहां तक। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच का पॉइंट, ठीक, जो बीचों बीच पॉइंट होगा उसे हम लिख देते हैं F, और F का मतलब फोकस। किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पढ़ क्या रहे थे, दर्पण। ठीक, हम पढ़ क्या रहे हैं, मैं कह दूं कि दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का पोल या ध्रुव, दर्पण की फोकस दूरी या फोकस। बात समझ में आई या नहीं। ठीक, अगर कहे दर्पण की फोकस दूरी तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच होगी। यही दिखाई देता है या नहीं। ठीक, अब मैं इस दर्पण को यहां से कट कर दूं तो ये देखो कट किया जा सकता है या नहीं, दो भाग हो गए। अगर दो भाग हो गए तो इसमें एक खास काम करें, एक कोटिंग इधर कर दूं बाहर की तरफ से, क्योंकि एक का अवतल बना दूं और एक का उत्तल बना दूं। ठीक, इस वाले पार्ट को उठाऊं, ये वाला पॉइंट लिख चुके हो या नहीं। तो आप एक स्फीयर बनाओगे, गोला बनाने के बाद अभी ये वाली लाइन मत दिखाओ, ये आपको समझाने के लिए रख रखी थी। मिस कहीं भी बनाओगे तो CFP दिखाई देगा। एक गोला बनाओ, बीच में C दिखाओ, यहां P और यहां F, और इन तीनों का नाम यहां पर यूं लिख दो तो
रुको, एक एक मिनट, एक मिनट। बीचों बीच वाले पॉइंट को सी, फिर एफ और पी। लिख चुके। वन बाय वन पॉइंट को देखेंगे और हमेशा याद रखना किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण सिर्फ एक वजह से होगा, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और परावर्तन सिर्फ तीन तरीके से होगा। कितने तरीके से? तीनों तरीकों को देख लें। अब इसे यहां से कट करूं, ठीक, कट करें तभी तो बनाएंगे, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो देखो बनाकर देखते हैं। ये पॉइंट लिख चुके हो या नहीं? तो अब हमें देखो जो पॉइंट दिखाई देंगे वही हम लाइन में लिखेंगे। सबसे पहले मैं इस भाग को लूं और इस भाग को यहां लेकर आऊं। तो जैसे मैंने इस भाग को यहां रखा, ये हाफ वाला पोर्शन लिया है या नहीं? जब ये हाफ वाला पोर्शन लिया है तो देखो हमें क्या करना है कि बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं। एक बार पॉलिश कहां करेंगे? बाहर की तरफ। और जैसे मैंने बाहर की तरफ पॉलिश की तो देखो तल अंदर की ओर है या नहीं? ठीक, तो हमेशा याद रखना जब अंदर की ओर तल, तो हम इसे क्या कहेंगे? अवतल। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? जब अंदर की ओर तल होगा तो क्या कहेंगे? अवतल। और इस अवतल को देखो इंग्लिश में क्या लिखते हो? कॉनकेव। केव का मतलब गुफा, और गुफा हमेशा अंदर की ओर ही होती है या नहीं? देखो ये भी अंदर की ओर है, कंफर्म। इसलिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव। और केव का मतलब गुफा होगी, और गुफा हमेशा अंदर की ओर। तो देखो नेक्स्ट ये वाला हिस्सा उठाएं, ठीक। एक बार तो हमने पॉलिश कहां की है? बाहर की ओर। तो दूसरी बार पॉलिश अंदर की ओर कर सकते हैं या नहीं? ठीक, तो इस वाले हिस्से को जब उठाकर यहां लाया जाए तो इसे यूं ही रख दूं, कंफर्म। अब पॉलिश कहां करनी है? अंदर। जब अंदर की ओर पॉलिश कर दी तो अब जरा देखो प्रकाश का परावर्तन किस तल से होगा? उभरे हुए तल से या उठे हुए तल से? हमें क्या चेक कर रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर तल से हुआ तब अवतल, और जब उठे हुए तल से हो तो उत्तल। ठीक, यहां पर तल हमें कैसा दिखाई दिया? उभरा हुआ तल। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? उत्तल। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? जब उभरा हुआ तल होगा तो क्या होगा? उत्तल। और जब अंदर की ओर तल होगा तो अवतल। और इसे ही आप लिखते हो कॉन्वेक्स। कंफर्म। अब जरा देखो तो ये PFC दिखाई दिया या नहीं? तो जब ये PFC दिखाई दे रहा है तो इस लाइन को मैं यहां दिखा सकता हूं। ये वाली लाइन क्या है? P। ये वाला पॉइंट क्या होगा? C। और बीचों बीचों वाला पॉइंट क्या है? F। क्लियर हो या नहीं? सेम काम जरा देखो, इसकी लाइन कहां होगी? ये रही अंदर की ओर। पॉलिश आपने इधर की है या नहीं? C, F और P। इसका मतलब लाइन इधर बनाऊं, कंफर्म।
लाइन इस तरफ बनेगी, ये लिख चुके हो या नहीं? ठीक, अब इसकी लाइन को अगर देखें तो इसकी वाली लाइन यहां आई अंदर की ओर, पी सी और ये बीच वाला पॉइंट। एकदम कंफर्म से सबको बात समझ में आ रही है नहीं? किसी को कोई डाउट? हमने सिर्फ क्या किया, इस वाले हिस्से को अब उठाकर यहां रख रखा है, तो देखो इसका अंदर की तरफ है या नहीं? और जब इस वाले हिस्से को यहां रखा तो देखो इसका ये पॉइंट शो हो रहा है, ये देख लो, यही तो कर रखा है। ये इसका सी और ये इसका वाला सी कट कर दिया या नहीं? इस वाले पार्ट को ले जाकर यहां रख दिया और इस वाले पार्ट को सीधे यहां कर दिया है। अब प्रकाश को चेक कर लें, प्रकाश जो चीज कर रहा होगा हम सेम वही बात देखेंगे। ये वाला दर्पण हमने क्या नाम लिखा इसका? अवतल या कॉनकेव, और इसका नाम उत्तल या कॉन्वेक्स। कोई दर्पण रहने दो, प्रकाश का परावर्तन एक ही तरीके से होगा। देखो चेक करते हैं, हेडिंग में लिख रखा है दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। देखो चेक करो, ये प्रकाश की किरण गई तो इसे यूं दिखाया जा सकता है। अब देखें ये मुड़ी कहां से, फोकस से होकर गुजरी या नहीं? अगर एक यूं जा रही हो तो ये भी कहां से होकर गुजरी? इसकी डायरेक्शन यूं दिखा दें। अब सिंपल सी थिंग को चेक करना, आपसे पहला क्वेश्चन क्या रखे, इस रेखा को, जो ये रेखा दिखाई दे रही है, ठीक, जब आपने लाइन बना रखी थी तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। बीच वाले पॉइंट को सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस वाले पॉइंट को पी और इस वाली लाइन को एफ। ये जो लाइन पूरी देख रहे हो, पूरा पॉइंट तो आपने लिख दिया, इस लाइन का भी नाम पूछ सकता है या नहीं? ठीक, जो वहां आपने 3 पॉइंट लिखे हैं उसमें एक चौथा पॉइंट और बढ़ा लें। आपसे लाइन पूछे कि ये जो सी से लेकर जो पी तक लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन का नाम क्या हो? चौथा पॉइंट डालो, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन या प्रधान अक्ष रेखा। उसमें चौथा पॉइंट डालना, इस लाइन का नाम क्या है? प्रधान अक्ष रेखा या प्रिंसिपल एक्सिस। जहां 3 पॉइंट आपने लिखे थे 4 पॉइंट लिख लो। नहीं, डायग्राम तो बना रखा है आपने, देखो, बस इस वाली लाइन को कह रहा हूं। देखो आपके डायग्राम में सी और पी दिखाई दे रहा है, बीच में एफ देखो बना होगा, देखो डायग्राम में है या नहीं? इस पूरी लाइन का नाम पूछे क्या है तो हमें क्या बताना है? प्रधान अक्ष रेखा या प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। देखो डायग्राम में है, होगी ये लाइन। कंफर्म है यहां तक? अब देखो आपसे क्वेश्चन पहला क्या डाले, लिख लेना, ये लाइन बना लो। कंफर्म है यहां तक? प्रकाश का परावर्तन मैंने बताया था कितने तरीके से होगा? सिर्फ 3। सबसे पहला तरीका चेक करें तो पहला तो यही दिखाई दे गया, जरा देखना तो पहले तरीके में क्या दिखाई देता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना मत अभी, जरा देखो तो, यदि प्रकाश की कोई किरण प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर जाती है, देखो समानांतर जा रही है या नहीं? इफ एनी लाइट रेज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि प्रकाश की कोई किरण प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर जाती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। देखो यही दिखाई दे रहा है या नहीं? देखो प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर आई तो फोकस से होकर गुजर गई। कंफर्म? देखो यहां भी प्रकाश की कोई किरण जब प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है। यही पहला पॉइंट है या नहीं? थोड़ा सा रिवर्स कर दूं लाइन को, अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती तो प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर वापस होती या नहीं? 2 नियम हुए, मैंने कहा था 3 ही हैं। पहला क्या था? यदि प्रकाश की कोई किरण प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरेगी।
कंफर्म। दूसरी लाइन देखो, यदि प्रकाश की कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर वापस होगी। कंफर्म। कोई डाउट किसी को यहां तक? यहां पर भी जरा देख लो तो, अगर ये लाइट यूं आ रही थी, कंफर्म, और ये लाइट यूं रिटर्न होकर चली जाए, चली गई तो इस वाले पॉइंट को डॉटेड लाइन से मिलाओ तो कहां से होकर गुजर रही है? फोकस से। कंफर्म। सेम काम अगर यहां करूं तो देखो ये लाइट रिटर्न हुई या नहीं? इस लाइन को यहां डॉटेड से मिला दूं, यहां तक एश्योर्ड हो या नहीं? तो पहला पॉइंट हमें क्या दिखाई दिया? यदि प्रकाश की कोई किरण प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। पहला रूल लिख सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? कंफर्म हो या नहीं? हमने सिर्फ क्या किया, एक स्फीयर लिया, कट कर दिया, बीच वाला पॉइंट सेंटर, जिस पॉइंट पर जाकर मिल रही थी पोल, और इनके बीचों बीच वाला हिस्सा फोकस। जब हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी तो प्रकाश का परावर्तन अंतर की तरफ से होगा, ठीक। और जैसे ही हमने अंदर की तरफ पॉलिश की तो प्रकाश का परावर्तन ऊपर वाली सतह से होगा। तो जब ऊपर वाली सतह से होगा तो उत्तल दर्पण, जब अंदर वाली सतह से होगा तो अवतल दर्पण। कंफर्म। दोनों के लिए नियम सेम है या नहीं? तो पहला नियम लिख लें, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम लिखना, ठीक। अच्छा, बना लो पहले इसे। Reflection. If any light rays transmitted parallel to principal axis, then is just cross from focus. Either is just reflect from focus. Confirm. प्रकाश की कोई किरण जब प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर जाती है तो यह फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या करेंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने कहा सिर्फ 3 नियम हैं, जिसमें से 2 नियम अब आपको पता चल चुके होंगे। पहला नियम मैंने कहा कि क्या कहा, जब प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर आएगी तो
फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रिवर्स कर दें, जब फोकस से होकर जाएगी तो प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर वापस होगी। यही हो सकता है या नहीं? देखो अब इस एरो को यहां से मिटा दूं, अगर एरो का डायरेक्शन यहां से हटाया जाए तो दूसरे पॉइंट का देखो फिगर क्या दिखाई देगा। अगर प्रकाश यूं आया है, मीन्स देखो फोकस से होकर गुजर रहा है या नहीं, तो वापस होने का तरीका ये होगा। अगर प्रकाश यहां से यूं दिखाऊं कि फोकस से होकर गुजर रहा हो, तो इसके वापस आने का तरीका ये होगा। यही रूल नंबर 2 तो होगा। ठीक, प्रकाश की कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो प्रधान अक्ष रेखा के समानांतर वापस होती है। कंफर्म? रूल नंबर सेकंड। फिगर रूल नंबर सेकंड का कैसे दिखाओगे? यही बनाना हो तो बना लेना, जैसे भी करना हो। सेकेंड नंबर पॉइंट का ये फिगर होगा। लेंस नहीं, लेंस नहीं, दर्पण है। अभी लेंस बिल्कुल नहीं। तो पॉइंट नंबर सेकंड तक एकदम क्लियर हो या नहीं? सेकंड पॉइंट लिख के उसका फिगर मेंशन कर लेना। बस इसमें लाइट फोकस से गुजरती हुई दिखाना और रिटर्न होती दिखाना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? बना चुके? थर्ड में सिर्फ एक काम करेंगे। फिगर सबने प्लॉट कर लिया? ठीक। देखो थर्ड केस में क्या करें? अब एक पॉइंट सिर्फ आपका रह गया। आपने फोकस से चेक कर लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चेक कर लिया, एक सी रह गया या नहीं? देखो इस सी की खासियत, अगर कोई लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी तो देखो यूं जा रही होगी। कंफर्म?
सेम रास्ते पर वापस हो लेगी। देखो यूं गई और इसी रास्ते पर क्या हो गई, वापस। अगर ये लाइट यूं न जाकर यूं जा रही होती तो देखो ये आने की डायरेक्शन हो गई या नहीं, इसी रास्ते पर सेम वापस हो जाएगी। तीसरा पॉइंट समझ में आया नहीं? अगर प्रकाश की कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी रास्ते पर वापस हो जाती है। तीन ही नियम थे या नहीं? अगर यहां वाले पॉइंट को देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब, मैं इस पॉइंट को यूं इंडिकेट करके दिखा दूं कि एक लाइट यूं आ रही, देखो ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, देखो ये यूं ही वापस हो जाएगी। और सिर्फ यही तीन रिफ्लेक्शन होंगे जो ये तय करते हैं कि इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। क्लियर सी बात समझ में आई? और इमेज बनने के लिए कम से कम दो लाइनें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो। और हमने अभी कितने पॉइंट देखे? तीन। अगर दो पॉइंट भी हैं तो इमेज बनेगी। कंफर्म? तो हमने यहां पर क्या देखा, यदि प्रकाश की कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी सेम रास्ते पर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो प्रकाश के परावर्तन में हमने तीन देखे, समतल दर्पण से। तो दर्पण से कितने प्रकार के परावर्तन नजर आए? तीन। पहला क्या था, यदि प्रकाश की कोई किरण प्रधान अक्षरेखा के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक। सेकंड पॉइंट था, यदि प्रकाश की कोई किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो प्रधान अक्षरेखा के समानांतर वापस हो जाएगी। यदि प्रकाश की कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। कंफर्म? थर्ड नंबर पॉइंट, फिगर थर्ड का ड्रॉ कर लेना। यदि प्रकाश की कोई किरण वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर गुजरती है तो वह उसी रास्ते वापस ये रहा। तीसरे पार्ट का डायग्राम यू दिखाना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और उसी पाथ पर रिटर्न हो रही है। क्योंकि यहां पर सिर्फ सी लाइन को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, सी से गई और सी से ही रिटर्न, सी से लाइट गई और सी से रिटर्न। सेम काम यहां पर भी है। इस लाइन को यहां से प्रकाश की किरण एक यूं भी दिखाई जा सकती है, एकदम सीधी आती हुई। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है या नहीं? ठीक। अगर सेंटर देखो ये गई है या नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट कर आई है। सेम काम देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो इसी रास्ते वापस आएगी। ठीक। तो दूसरा पॉइंट यहां पर यूं शो कर देना। यहां तक एश्योर्ड हो या नहीं? और मैंने आपसे क्या कहा, दर्पण का काम क्या है? दर्पण का सिर्फ एक काम है कि वह क्या बनाए, प्रतिबिंब या इमेज। किस कारण से बनाएगा? प्रकाश के परावर्तन। सिर्फ दो ही चीजें तो हमें याद रखनी है,
कि किसी भी दर्पण ने प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या बनाया? प्रतिबिंब या इमेज। और दर्पण का काम ही क्या था? प्रतिबिंब बनाना। और हमने परावर्तन देख लिया कि कितने प्रकार के हो रहे होंगे, 3 तरीके से हो सकते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से होकर गुजरे, अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से वापस हो रहा होगा, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस। कंफर्म? इन 3 रूल्स के बाद अगर हम चेक करना शुरू करें, ये बना चुके हैं या नहीं फिगर? हो गया। देखो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 6। चेक करेंगे कैसे बनेंगे। पूछता है उत्तल दर्पण से कितने बनेंगे? 2। तो इन दोनों दर्पण से मिला के कितने प्रकार के प्रतिबिंब बने? 8। इन्हीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा होता है। अगर अब क्वेश्चन पूछे कि अवतल दर्पण से कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे तो क्या जवाब देना है? 6। उत्तल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2। उसके बाद हम समतल दर्पण भी देखेंगे। तो सबसे पहले समतल दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण और उसके बाद उत्तल दर्पण। क्लियर सी बात समझ में आई? जिस दर्पण से जैसे प्रतिबिंब बनते हो उस तरीके 1 बाय 1 हम उनको क्लॉज में करते चलेंगे। देखो अगर हमने अवतल दर्पण ले रखा है तो यहां पर सिर्फ चेकआउट करो कि कितने प्रतिबिंब 6 कैसे बन गए। 6 बनने का तरीका देखो कि कोई वस्तु कहां खड़ी हो सकती है। अब आपको लिखना नहीं है क्योंकि इसका नंबर आएगा सेकंड पोजीशन पर, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि 6 प्रतिबिंब बन कैसे गए। तो देखो 6 प्रतिबिंब बनने का तरीका क्या हो। यह दर्पण रखा था तो दर्पण पे ही तो प्रतिबिंब बन रहा होगा। सपोज करो कोई वस्तु अनंत पे खड़ी हो जिसकी हमें दूरी ही नहीं पता, इनफाइनाइट पर। कंफर्म? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक, देखो ये लाइट आई, फोकस से होकर क्रॉस हो गई, तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? पहला प्रतिबिंब बना या नहीं? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देता है यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आंसर क्या आया? फोकस पर बनेगा। पूछेगा वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, या बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, पॉइंट शेप। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? पॉइंट शेप। कहां बना? फोकस पे। क्लियर सी बात समझ में आई? ये पहला प्रतिबिंब था या नहीं? देखो अब आपसे दूसरी सिचुएशन क्या कह दे कि कोई भी वस्तु, पहला उसने सिचुएशन क्या दी कि कोई वस्तु कहां थी? अनंत पर या इनफाइनाइट पर। देखो अब आपसे क्या कहेगा, यदि कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में हो। बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, यहां भी हो सकती है, यहां 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 कहीं भी हो जाए। तो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है या नहीं? तो प्रतिबिंब नंबर 2 कहां बनेगा? कंफर्म? तीसरा पॉइंट कहे अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आकर खड़ी हो गई तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फिगर नंबर 3। ठीक, फिर आपसे कहे यदि वस्तु फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फिगर नंबर। अगर वस्तु फोकस पर खड़ी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कह दे कि यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 6 ही बन रहे थे। 6 में आपको कंडीशन सीधी रख देता है कि यदि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। पूछ सकता है या नहीं? कह देगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो कहां बनेगा। अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती है तो प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाता है, यहीं पर। पूछता है उल्टा बनेगा या सीधा। आपको क्या दिखाई देता है? उल्टा बना है, उल्टा बना हुआ है। देखो मैं इसे कह दूं ए और इसे कह दूं ए डैश। अब जरा देखो तो यहां क्या हो गया? उल्टा बना हुआ है या नहीं? अगर पेन यूं था तो प्रतिबिंब कैसे बन गया? यूं।
क्योंकि वस्तु कहां रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पूछेगा वस्तु के बराबर बनेगा या छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, देखो वस्तु के बराबर बनेगा। ये सारे पॉइंट्स कराऊंगा, सिर्फ समझा रहा था कि प्रतिबिंब कितनी जगह बन सकते हैं आपके अवतल दर्पण से। तो एक बार वस्तु कहां नजर आई, अनंत पर। दूसरी बार वस्तु की स्थिति कहां नजर आई, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु खड़ी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। फिर कहां हो, जब वक्रता केंद्र पर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो। फिर देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, फिर फोकस पर ही हो, या फिर पोल और फोकस के बीच में हो। तो 6 प्रतिबिंब बन रहे थे। इसी तरीके से आपके उत्तल दर्पण से 2 बनेंगे। तो टोटल हमें कितने दिखाई दिए, 8। तो हम शुरुआत करेंगे समतल दर्पण से। छोड़ दूं, एक साथ आवाज आई यस।